मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी इकोनॉमिक थॉट्स से रिलेटेड। अब ये कई लोग सोचेंगे इकोनॉमिक थॉट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इकोनॉमिक थॉट्स ये अगर बीए का ये सिलेबस है एक जो थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन ये सिलेबस सबको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसके लिए एक सीरीज़ बनाई है। बहुत ज़्यादा इसमें तो नहीं है इकोनॉमिक थॉट्स में, लेकिन जितने भी इम्पॉर्टेंट है जैसे मर्केंटिलिस्ट, फिजियोक्रेट्स, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, उसके बाद कीन्जियन, कार्ल मार्क्स, तो ये मैंने ऑलरेडी कुछ कराए हैं, कुछ बचे हुए हैं। हमारे ये न्यू क्लासिकल्स बचे हुए हैं और कीन्स बचे हुए हैं, और जो हमारे कीन्स के बाद आए थे फ्रीडमैन, वो बचे हुए हैं। तो आज हम जेवेंस, उसके बाद वॉलरस, ऐसे में जो इम्पोर्टेंट न्यू क्लासिकल थे उनको मैं करवाऊँगी और उसके बाद में कीन्स पे शिफ्ट होंगी। तो आज हम जेवेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1835 से लेके 1882 तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जेवेंस जो थे ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंकर्स माने जाते थे इंग्लैंड के। तो ये इंग्लैंड के हैं और ये जो है इन्होंने, इनके पास एक यूनिक इंटेलेक्चुअल पावर भी था और ये जो लोनलीनेस है इसके ग्रेट लवर थे। ये तो इनके बारे में हो गया, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, मोटा मोटा समझेंगे कि होता क्या है। तो ऑन लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। तो ये बिलीव करते थे प्रॉपर मेथड साइंटिफिक रिसर्च के, ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड पे बिलीव करते थे। और इनका जो प्रोसीजर था वो था कि फार्मिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड फैक्ट। तो जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बेस पे हाइपोथेसिस को फॉर्म करना। ड्रॉइंग डिडक्शंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस, जो भी हम हाइपोथेसिस ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर अपना डिडक्शन देना और कंपेयर करना पर्टिकुलर फैक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिडक्शन। तो ये था इनका एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और ये वो मेनली इंटरेस्टेड होते थे प्योर थ्योरी में, जैसे कि एक्सट्रैक्ट डिडक्शंस फ्रॉम द रेडीमेड एग्जाम्स। तो इनका जो इंटरेस्ट था वो प्योर थ्योरी पे था और स्पेशली हाइपोडिडक्टिव मेथड के बेस्ड था। But he did not ignore the statistical study for the verification. साथ ही साथ ये स्टैटिस्टिकल स्टडी को इग्नोर नहीं करते थे और वेरिफिकेशन के लिए इकोनॉमिक रिसर्च का। द यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड एक्सचेंज की अगर बात करें तो इकोनॉमिक इज अ साइंस विच डील्स विद द सब्जेक्ट बट कैलकुलेबल फिनोमेना। तो इकोनॉमिक एक ऐसा साइंस है जो सब्जेक्टिव तो होता ही है लेकिन साथ साथ कैलकुलेबल भी होता है। अगर हम क्लासिकल थिंकर्स की बात करें तो वो उतने कैलकुलेबल नहीं थे। ये जो न्यू क्लासिकल्स थे ये बाद में इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशंस लेके आए, ये इंटरप्ट करते थे कैलकुलेशन को, प्लेजर एंड पेन, यूटिलिटी। तो जो हम यूटिलिटी थ्योरी पढ़ते हैं ना जिसमें हम प्लेजर पेन, तो ये न्यू क्लासिकल से ही स्टार्ट हो गया था, बाद में मार्शल ने उसको फेमस किया था। तो प्लेजर पेन कैसे एम्प्लॉय की क्या फीलिंग्स है, इसके बेस्ड पे ये यूटिलिटी थ्योरी इन्होंने वैल्यू ऑफ एक्सचेंज के तौर पे दी थी। साथ ही देखिए तो वो फॉर्मुलेट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। तो जेवेंस का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम इकोनॉमिक थॉट्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कहाँ से निकल के चीज़ें आई हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें तो फाइनल डिग्री ऑफ यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की थी जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स है उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया था। अब कंपेयर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड उसकी रिलेटिव स्कार्सिटी को, उसकी हेल्प से इन्होंने किया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से। उसके बाद जेवेंस जो हैं वो अराइव थे इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेसिंग पे, और वो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे। उसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज रिक्वायरमेंट that is equilibrium and the ratio at which the two commodities are exchanged and inversely proportional to the final degree of the utility। तो ये हम अक्सर यूटिलिटी में पढ़ते हैं। साथ ही साथ इनका जो थ्योरी ऑफ लेबर सप्लाई था उसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अप्लाइड यूटिलिटी थ्योरी दी थी इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द लेबर सप्लाई, और जो टू एस्पेक्ट्स पे थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट उनका था यूटिलिटी ऑफ लेबर और डिसयूटिलिटी इनका नेगेटिव एस्पेक्ट था।
लेबर जो है यूटिलिटी है क्योंकि वो रिवॉर्ड पाता है वेज के टर्म में, तो ये लेबर की यूटिलिटी हुई क्योंकि वो रिवॉर्ड पाता है एज अ टर्म ऑफ वेज। अगर डिसयूटिलिटी की बात करें तो वो जो भी अपने माइंड और बॉडी लगाता है लेबर के टाइम, तो ये इसकी डिसयूटिलिटी हो जाएगी क्योंकि उसको वो पेन भी मिलता है जब वो फिजिकल वर्क करता है लेबर, तो ये इसकी डिसयूटिलिटी या निगेटिव एस्पेक्ट होता है। लेबर सप्लाई होगा एज लॉन्ग यूटिलिटी ऑफ लेबर इज मोर देन डिसयूटिलिटी, तो जितना लेबर कब सप्लाई होगा जब उसकी यूटिलिटी डिसयूटिलिटी से ज़्यादा होगी, जैसे कि प्लेजर या पेन उसके इक्वल होगा। अगर थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट की बात करें जेवेंस का, तो इन्होंने रिकॉर्डो को फॉलो किया है एंड जो इन्होंने डिफाइन किया है कैपिटल टू मीन वेजेस फंड एंड रिगार्डेड इट मैटर्स कंसर्निंग टाइम, तो इन्होंने टाइम को भी वेज को भी ये सबको इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है। कैपिटल कंसिस्टेंट मेनली एग्रीगेट ऑफ दोज कमोडिटी रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लेबर ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लास एंगेज्ड इन वर्क, यानी कि जो भी कैपिटल कंसिस्ट होगा वो मेनली किस पे होगा, उसके रिक्वायरमेंट पे, जो लेबर किसी भी क्लास का एंगेज होगा वर्क पे। जो ब्रॉडेंड द कंसेप्ट उन्होंने बाद में जो कैपिटल है इसके कंसेप्ट को ब्रॉड करते हुए इंक्लूड किया कंज्यूमर आर्टिकल को, जो कि हैंड ऑफ कंज्यूमर्स में जाते हैं। फाइनली जो कंज्यूमर लेता है उसको बाद में इन्होंने इंक्लूड किया, और टाइम लेग को भी सेपरेट किया इनिशियल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर और प्रोडक्शंस प्रोजेक्ट से और फाइनल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी से, इन्होंने टाइम को भी सेपरेट किया। साथ ही साथ कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लेबर को मेंटेन करने के लिए, उसके टाइम लेग को मेंटेन करने के लिए। तो ये तो हमारा था वॉलरस का इम्पॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद जेवेंस का हम पढ़ रहे थे, उसके बाद हम वॉलरस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।